मेरे दोस्तों, मेरा नाम कुबेर सिंह कुशवाहा, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस समय फिलहाल मैं बॉम्बे में रहता हूं। मेरे दोस्तों, हमारी बात करने की जो थीम है उसका नाम है द रियल स्टोरी ऑफ इंडिया। द रियल स्टोरी ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि भारत की वास्तविक कहानी क्या है। और जब चुनाव आता है तो हमारे देश के कर्णधार जो नेता लोग जो जाते हैं चुनाव प्रचार में, वो क्या आपको शो करते हैं और क्या बताते हैं, इसके ऊपर हम आपको सिस्टम से बताएंगे। इसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे कि हमारे देश का एजुकेशन किस स्तर तक पहुंच गया है। आरटी लागू होने के बाद कहा जाता है कि आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम आदि मानव के विकास के इतिहास का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा आज की तुलना में संघर्षरत आदि मानव किस प्रकार प्रकृति खुद हुई गुण अर्थात जंगली कंदराओं तथा गुफाओं में आनंद का अनुभव किया करते थे। उत्तरोत्तर ज्ञान की अभिवृद्धि ने उन्हें चतुर्थिक विकास करने का शुभ अवसर प्रदान किया तथा कालांतर में किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान की परिभाषा दी गई। वास्तव में प्राइमरी एजुकेशन किसी भी राष्ट्र के विकास के एक फाउंडेशन होती है, नींव होती है, जिसके ऊपर किसी भी राष्ट्र के विकास की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, हमारे देश में 2009 में आरटी लागू हुआ। 2010 में जो परिणाम आए उसको आप जरा ध्यान से सुनिए कि हमारे देश की स्थिति प्राइमरी एजुकेशन की क्या है। 2010 में कक्षा 2 पास स्टूडेंट कक्षा 1 का किताब नहीं पढ़ सकते। कितने परसेंट? 54%। 2011 में न पढ़ने वालों की संख्या 59% बढ़ गई। 2012 में 61.3% हो गया। कक्षा 5 का विद्यार्थी कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। कितने परसेंट? 47%। कक्षा 5 पास है लेकिन 2 का किताब नहीं पढ़ सकते। 2010 में 47% लोग नहीं पढ़ सकते, 2011 में 49% लोग नहीं पढ़ सकते और 2012 में 55% लोग नहीं पढ़ सकते। और कक्षा 5 का 75% स्टूडेंट जो है घटाना और भाग नहीं लगा सकता। यह है हमारे देश का एजुकेशन। जो और कक्षा 7 का एक हम आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। आरटी का मतलब होता क्या है? आरटी का जो बिल पास हुआ उसमें यह बिल था कि 14 वर्ष की अवस्था तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करने का। तो हमारे देश के टीचर ने क्या किया, ये तो बिल में नहीं लिखा था कि बिना पढ़ाए ही पास कर देना, लेकिन उन्होंने पास करते गया। बच्चों का जो रिजल्ट आया आपके सामने पेश कर रहा हूं। और एक 7वीं कक्षा का रिजल्ट, क्योंकि 14 वर्ष तक अवस्था तक बच्चा 7वीं 8वीं पास करता है, पास कर जाता है। तो 7वीं का एक रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। 77% स्टूडेंट 7वीं कक्षा पास है लेकिन एक लाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। 74% स्टूडेंट हु कुड नॉट डू द डिवीजन, वो भाग नहीं लगा सकते। 68% स्टूडेंट हु कुड डू नॉट डू सब्सट्रैक्शन, उसको घटाना नहीं आता। 68% बच्चों को। 65% बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से 99 तक की गिनती नहीं आती है और 7वीं पास हैं। 25% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 1 से 9 तक पहचानने नहीं आता है। यह है हमारे देश की आरटी लागू होने के बाद प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन की स्थिति स्तर। तो जो सरकार ये वादा करती है कि आने वाले 2020 तक हम दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे, ये आंकड़े बताते हैं कि जिस ढंग से पढ़ने वालों की संख्या, न पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस रेशियो से, उस रेशियो से 2020 तक आते आते दुनिया में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में होंगे। और आज भी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा निरक्षर लोग आज हिंदुस्तान में हैं, 28 करोड़ 70 लाख लोग। तो हमारे देश के जो कर्णधार जिसको हम चुन के आप लोग भेजते हैं, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जरा उनसे पूछा करो, जब इलेक्शन में सामने आते हैं वोट मांगने, वो कहते हैं क्या किसी ने एजुकेशन के बारे में आपसे कहा कि आने वाले कल में जब हम चुन के जाएंगे तो हमारे देश की जो इतनी खराब स्थिति है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे, हम एक अच्छे पाठ्यक्रम लाएंगे,
अरे मेरे दोस्तों, 68 वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जो देश के कर्णधार हमारे नौनिहाल बच्चों के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम नहीं तैयार कर सके, तो ये देश क्या चला सकते हैं? हमारा सवाल यहां पर है। अगले चुनाव में क्या किसी पार्टी के लीडर ने आपको आकर के ये बताया कि प्रति वर्ष हमारे देश में 1600 बच्चे प्रतिदिन डेली भूखों तड़प के 5 वर्ष की अवस्था वाले मरते हैं? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत में प्रतिदिन 1600 बच्चे भूखों तड़प के भूख के बिना मरते हैं, जिनकी अवस्था 5 वर्ष रहती है। तो मेरे दोस्तों, 1600 बच्चे मरने का मतलब होता है 14 लाख बच्चे सालाना। और अभी अभी एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं कि अंडर नरिश्ड माने कुपोषण के जो शिकार हैं, आधा पेट खा के खाना सोते हैं, कितने लोग? 194 मिलियन लोग। मतलब ये मिलियन की भाषा लिखने से गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये कितने लोग हैं। 194 मिलियन का मतलब होता है 19 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो आधा पेट खाना खा करके और अपना जीवन यापन करते हैं। ये हिंदुस्तान है, भारत की ये वास्तविक कहानी है। अरे जिसके गोडाउन में अनाज सड़ता हो और हिंदुस्तान में लोग भूखों मरते हों, ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। और कैसी हमारे देश की पॉलिसी है, या अगर कैसा मेरा देश है जिस देश में नौजवान को उठते ही रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता हो, ये किस तरह का देश है? 68 वर्ष होने के बाद भी हम रोटी के लिए संघर्ष करता हो नौजवान, तो देश के बारे में क्या सोच सकता है? ये रहा हमारा एजुकेशन। और एजुकेशन और जरा हायर एजुकेशन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। टॉप 100 में क्वालिटी एजुकेशन में वर्ल्ड का पूरा क्वालिटी एजुकेशन का भी सर्वे आया था। हिंदुस्तान की 650 यूनिवर्सिटियों में से एक भी सिंगल यूनिवर्सिटी का नाम टॉप 100 में नहीं है। इससे भी बदतर कोई देश हो सकता है? इस पर कोई देश का नेता बोलता है क्या? नहीं। अभी अभी एक सर्वे आया है, सब्जेक्ट वाइज सर्वे आया है। हिंदुस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 50वां स्थान है सिर्फ एक डिसिप्लिन में। किसमें? डेवलपमेंट में, एक सब्जेक्ट में। और बाजू में चाइना है जिसमें 35 सब्जेक्टों में उसका 42वां स्थान है, टॉप 50 में है। इस पर कोई हमारा देश का नेता नहीं बोलता कि हम एजुकेशन सुधारेंगे, हम एजुकेशन अच्छा करेंगे ताकि और हमारा देश का विकास होगा। आपको मालूम होगा, अमर्त्य सेन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। उन्होंने एक बुक लिखा, अनसर्टेन ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की अनिश्चितकालीन चमक। उसमें लिखा है कि जब तक हिंदुस्तान की प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता, चाहे दुनिया की पूरी टेक्नोलॉजी ही हिंदुस्तान में क्यों न लगा दिया जाए। उसी दिन मैंने अपनी नौकरी को छोड़ा मेरे दोस्तों, और उसी दिन मैंने लिख दिया, आई रिजाइन माई जॉब for the reformation the nation through primary quality education। और हमारे मिशन है रिफॉर्म द नेशन थ्रू क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। और हमारा मोटो है टीच इच, रिच इच एंड हेल्प इच। सबको पढ़ाओ, सबको धनी बनाओ और सबकी मदद करो। यह है हमारे एजुकेशन की दशा। और आइए जरा चुनाव की बात करते हैं। जब हमारे देश के नेता आते हैं तो क्या किसी देश के किसी भी नेता चुनाव में आके ये बोला कि प्रतिदिन हमारे देश में 6249 महिलाएं दवा के अभाव में तड़प करके बच्चा पैदा करते समय तड़प तड़प के मर जाती हैं? यह हमारा हिंदुस्तान है। 4249 महिलाएं का मतलब हो गया 25 लाख महिलाएं प्रति साल मरती हैं दवा के अभाव में। कहां गया है आपका राजीव गांधी योजना? ये देवी की बात बता रहा हूं, 6249 महिलाएं मरती हैं भूखों तड़प से ये बच्चा पैदा करते समय दवा के अभाव में। इसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कितने कम हॉस्पिटल हैं बिहार में। एक बेड पर 12,750 मरीजों का एवरेज है, तो उस पर कितने लोग दवा करेंगे भाई साहब? 2 आदमी सोच सकता है, 2 आदमी की दवा होगी तो 12,748 आदमी किधर जाएंगे? मर जाएंगे। वो बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, पैसा नहीं है हमारे गरीब भाई के पास। और आइए जरा बिहार में, हिंदुस्तान की राजधानी जरा दिल्ली में, जहां पर एक बेड पर 750 आदमी हैं, कितने लोग दवा करेंगे? एक नहीं तो 2 आदमी एक बेड पर सोएंगे तो 748 आदमी बेकार।
उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है। तो जो सरकार 68 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, हिंदुस्तान की अपनी जनता के लिए हॉस्पिटल मुहैया नहीं करा सकती, वो देश क्या करा सकती है। और हमारा आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं जो आपको सुनने के बाद ताज्जुब होगा। हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड बांग्लादेश से भी बदतर है मेरे दोस्तों। क्या किसी नेता ने बताया कि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, अच्छा करेंगे? ये सुनकर के पढ़े लिखे लोगों को ताज्जुब होता है। मैं भारत के नौजवानों को जगाना चाहता हूं इस बारे में कि जानो रियल स्टोरी क्या है हमारे देश की। मैं इसके लिए मैं ये बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड बांग्लादेश से भी बदतर है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के स्केल पर हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड साउथ अफ्रीकन कंट्री से कंट्रोल टैली किया जाता है। मतलब हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड साउथ अफ्रीका, घाना और रवांडा जैसे देशों से हमारा टैली होता है। उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बांग्लादेश, आपको मालूम होगा, सन 1971 में भारत ने उसको स्वतंत्र कराया था, बराबर। लेकिन वो बांग्लादेश 2015 आते आते हमसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी रहा है और हम आज घाना और रवांडा जैसे देशों से हमारी तुलना हो रही है। उसका रीजन एक है, क्या? बांग्लादेश अपने सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का 3.7% अपनी जनता के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है। मेरे दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमारा देश अपनी सकल जीडीपी का मात्र 1.7% खर्च करता है। कहां से देश बढ़ेगा? जो सरकार अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% खर्च करती हो स्वास्थ्य के ऊपर, उस देश का स्वास्थ्य कैसे बढ़ सकता है? और एक बांग्लादेश छोटा सा अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.7% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करता है, इसलिए हमसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जीता है। समझ रहे हैं? तो हमारे देश के नेता इसके बारे में नहीं सोचते कि हमारी जनता कैसे रहती है। वो अपना घर चाहते हैं कि हमारा कैसा चलता है। तो ये अपना घर चलाने आए हैं, ये देश चलाने नहीं आए हैं। न तो इनके पास कोई अच्छी पॉलिसी है, इनके पास कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। आप एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनवरी के महीने में कितना था? 35,000 करोड़ रुपया था विदेश का पैसा हमारे पास। फरवरी में 20,000 करोड़ हो गया, मार्च में 15,000 करोड़ हो गया और मई में 25 मई को 14,674 करोड़ रुपया निकाल लिया विदेशों ने। कितना बचा बैंक में? खोखला। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में घूम घूम करके माहौल बनाते हैं और एक तरफ उन्हीं के पार्टी लोग कल जाकर के चर्च फूंक देते हैं। दोस्तों, तो जब विदेश से जो पैसा आता है वो डालने वाले कौन लोग हैं? क्रिश्चियन लोग हैं। तो आप ही सोचें कि अगर उस जगह पर आप भोग दें और आपका इधर चर्च और मंदिर फूका जाएगा तो आप पैसा डालेंगे किस देश में? इसलिए 33,000 करोड़ रुपया हमारे विदेशी बैंकों से विदेशियों लोगों ने निकाल लिया। कहां से देश बढ़ेगा? तो हमें इसका एक समाधान निकालना पड़ेगा। महंगाई घटने वाली चीज नहीं है, महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन इसका एक इलाज है। वो इलाज ये है कि लोगों को काम दो। जब एक घर में 2 आदमी काम करेंगे, 2 की जगह 4 आदमी काम करेंगे, तो अगर आलू अगर 20 रुपया किलो भी बिकेगा तो हर आदमी 5-5, 10-10 हजार ला रहे हैं तो 40,000 घर में आ रहा है, चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मुकेश अंबानी को अगर कल आलू 500 रुपया किलो बिकेगा तो कोई मतलब है क्या? वो तो बोले बिकने दो, पैसा है उनके पास। तो महंगाई रोकने का, महंगाई रोक करके एक किसान को कम करेंगे, बोलेंगे कि गेहूं कम करो भाव, तो किसान उधर मरेगा, फांसी लगाता है, मरता है। तो किसान को भी उचित दाम तब मिलेगा जब महंगाई इधर बढ़ेगी। गेहूं बहुत महंगा बेचिए, लेकिन इधर लोगों को रोजगार दीजिए। उसका ये हाल है। जब लोग रोजगार पाएंगे, लोगों को रोजगारी मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो देश सुधार होगा। सबसे बड़ी स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हमारे देश में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है। बोलते हम रेलवे का सुधार करेंगे, रेलवे का विकास करेंगे, इस तरह से विकास करेंगे कि ऐसा रेल कहीं नहीं होगा। खाली मेट्रो बना रहे हैं। अरे मेट्रो तो फेल हो गया बॉम्बे का, खाली दिखाने के लिए कि हम ये काम कर रहे हैं। अरे मेट्रो की बात बंद करो। 14 अप्रैल सन 1853 को रेलवे शुरू हुई थी थाना और सीएसटी के बीच में। आज 161 बरस हो गया मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जरा इस कहानी को याद करो कि 161 बरस होने के बाद भी लैट्रिन जो रूम बनाया गया, ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया था लैट्रिन रूम, उस लैट्रिन में लैट्रिन करने के बाद हिंदुस्तान के पूरे पटरी पर वो लैट्रिन गिरता है आज भी। आज एक लैट्रिन रूम नहीं सुधार सके तुम 161 बरस में, मेरे दोस्तों, तुम रेलवे का सुधार क्या करोगे? ये बात सोचने की है कि 161 बरस के बाद भी हम उसी लैट्रिन में करते हैं जिस लैट्रिन में लैट्रिन करने के बाद वो पूरे हिंदुस्तान की पटरी पर गिरता है। कहां गया प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान? पहले, सबसे पहले उसका लैट्रिन सुधारो तो हमारा देश स्वच्छ होगा।
और आइए जरा पानी की बात करते हैं। आपको कल का न्यूज है, कम से कम 47% लोग ऐसे हैं जो 1.5-2 किलोमीटर तक खाली पानी लेने के लिए जाते हैं। तो जो सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए शुद्ध पानी नहीं दे सकती, भोजन नहीं दे सकती, वो सरकार तो मैं समझता हूं कि निकम्मी है। जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, इन्होंने कहा था कि हम 2.5 करोड़ साल भर में नौजवानों को रोजगार दूंगा। आज साल बीत गया मेरे दोस्तों, 1 महीना और अधिक हो गया, अब तक 1,70,000 लोगों को खाली रोजगार मिला है। तो 2 करोड़ 48 लाख लोग क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो आने वाले कल में मेरे भाइयों एवं बहनों, जरा इसके बारे में नौजवान मेरे साथियों आप सोचो, बिना सोचे समझे वोट किसी को मत दो। अगर आप नहीं जगोगे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो ये हिंदुस्तान लूट जाएगा, ये हिंदुस्तान लूट जाएगा। ये विदेश से पैसा लाने की बात करते हैं, वहां तो 30 लाख करोड़ से ऊपर कुछ पैसा गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपकी कोर्ट में एक सवाल पेश करता हूं कि वहां का पैसा छोड़िए, जो गया तो नियम कानून से आएगा। यहां पर लोगों के घरों में, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के घरों में ट्रक का ट्रक, गोडाउन का कंटेनर का कंटेनर पैसा पड़ा हुआ है। यहाँ आपकी इंटेलिजेंसी है, यहाँ आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ आपकी सिक्योरिटी है। पैसा निकालिए, यहाँ जरा दिखाइए कि हम निकालते हैं। विदेश पैसा क्या आप कहां से निकाल पाएंगे? तो जो देश के अंदर लोगों के घर में पड़ा है उसको यहाँ आप निकालिए, क्योंकि यहाँ आपकी सिक्योरिटी है। मैं तो ये पूछता हूँ, क्यों नहीं निकालते? जरा निकाल के दिखाइए। इसलिए नहीं निकालते कि सबके घरों में पैसा है, सबके घरों में पैसा है। ये पैसा किसका है? आप गरीब भाइयों का है, आप गरीब भाइयों का है। अभी भी लूटा जा रहा है हिंदुस्तान। बचाओ, उठो, आओ एक साथ मिलकर के ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करें जहां पर सब लोग एक साथ भाईचारे के साथ जुड़े, और एक ऐसा हिंदुस्तान हो जिसमें सबको शिक्षा, सबको मान मिले और सबको काम मिले। ऐसा मैं हिंदुस्तान का सपना देखता हूं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाया, सोचा कि खामोश रहूं पर रह नहीं पाया, समझा नहीं कोई गम मेरा किस बात का गम है, आंखों में आंसू था बहुत मगर बह नहीं पाया। मेरे दोस्तों धन्यवाद।